हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है पर्यावरण एवं जैव विविधता के 100 महत्वपूर्ण सवाल के सीरीज में। यह सीरीज का हमारा तीसरा लेसन है। इससे पहले 2 लेसन आ चुका है, अगर नहीं देखा है तो उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइए, वहाँ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। इस सीरीज को अगर आप देख के जाते हैं तो मान के चलिए कि अगर 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहोगे। तो 4 लेसन है, चारों को देख के जाइएगा, तीसरा लेसन है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने जैव विविधता आकर्षण केंद्र हैं, कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो वर्तमान समय में क्या है कि 36 है। अब क्या है कि घटते बढ़ते रहता है। तो जब भी एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले एक बार गूगल कर लीजिएगा, उस समय जाइएगा। आप समझते हैं कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, ये होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं ये कोई एरिया है। एरिया में क्या था कि पहले जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा था, बहुत क्या था, जीव जंतु की संख्या था। लेकिन मानव के जो विकास की जो प्रक्रिया है उसके कारण क्या है कि यहाँ पर तेजी के साथ जीव जंतु की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है ना। मतलब समझिए कि अगर 100% यहाँ पर था तो समझिए कि यहाँ पर 70% क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। साथ ही क्या है कि सब देसी प्रजाति था। तो यह जो लॉस हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैंने ऐसे एरिया क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। यही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट है। अगर इंडिया की बात किया जाए कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो इंडिया में देखिए कहीं कहीं बुक में 2 मिलता है, कहीं कहीं 3 मिलता है। इसका देने के पीछे रीजन क्या है, आप ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा। समझिए क्या है, बताते हैं। अगर दोस्त क्या है कि अगर इस तरह से हम इंडिया का मैप ड्रा करते हैं, देखिए इंडिया में पश्चिमी घाट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है कि यहाँ वर्षा होता है। अब देखिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, जंगल पेड़ पौधे की संख्या या बोल सकते हैं जीव जंतु की संख्या अधिक होता है, तो ये एरिया में ज़्यादा होगा। एक क्या होता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होता है। तो एक बोलते हैं क्या, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर श्रीलंका भी शामिल होता है। ये भी आपका क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। एक आपका ईस्टर्न हिमालय आता है जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य जाता है। और फिर क्या है यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपका आ जाता है। इस तरह से 3 गो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि देखिए जो ईस्टर्न हिमालय है ना, उसी का विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप को, इसलिए कहीं कहीं बुक में 2 ही देता है। तो ऑप्शन के अनुसार 2 या 3 आप बना लीजिएगा इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या है कि बाघ को बचाने का प्रयास करना है, बाघ को क्या करना है, बचाने का प्रयास करना है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया 1973 में, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब किया गया था, मतलब हाथियों को बचाने के लिए। तो हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किया गया था 1992 में। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आप समझिएगा। देखिए क्या है कि जो बंगाल टाइगर होता है, बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है, और जबकि हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो मोर को कहा जाता है, तो भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, है ना। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो गंगा डल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए टाइगर की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ जो होता है, बाघ आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि भारत में गीधों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहले गीध के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया देता हूँ। देखिए आप जब बच्चा होंगे तो उसमें क्या था कि आप गांव में देखते हो कोई जानवर वगैरह मर जाता था, गीध खाने के लिए चलाता था, बहुत सारा गीध दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान समय क्या होता है, गीध नहीं दिखाई देता है। तो हुआ क्या है, देखिए गिद्ध क्या करता है कि मरे जीव जंतुओं को खाता है। जो जीव मर जाता है, जानवर मर जाता है, उसको क्या करता है, खाता है। और खाता तो समझिए क्या है कि गंदगी को साफ कर रहा है ना, इसीलिए गिद्ध को बोलते हैं सफाई करता, पर्यावरण का स्कैवेंजर बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट या पर्यावरण का सफाई करता बोलते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए जानवरों को ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक दवाई का इस्तेमाल किया है, तो उसका नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक वो दवा क्या है कि दर्द निवारक दवा के रूप में जानवरों को दिया जाता है। और जब क्या होता है कि जानवर दवा को खाता है, बाद में जानवर की मृत्यु हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जब गिद्ध आकर उसको खाता है तो डाइक्लोफेनेक जो दवा है ना, समझिए कि ये क्या होता है, इसका किडनी जो होता है गिद्ध का वो पचा नहीं पाता है। इस कारण से क्या होता है कि गिद्ध जो होता है बाद में उसकी मृत्यु हो जाता है। अब देखिए हालांकि डाइक्लोफेनेक क्या है, इंडिया में बैन कर दिया गया और दूसरे देश में बैन किया गया, लेकिन डाइक्लोफेनेक सस्ता मिलता है, इस कारण से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके जगह पर एक दूसरी दवा है, इसका नाम है मेलेक्सिकम है, उसको यूज करने की सलाह दिया जाता है, लेकिन चूंकि महंगा पड़ता है इस कारण से उसका यूज नहीं किया जाता है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। गिद्धों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को छांटना है। बोलता है गिद्ध पर्यावरण को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। आपकी अभी मैंने बताया। भारत में गिद्धों की संख्या पहले की तुलना में घट गई, भी आपका सही है। जानवरों को इलाज में इस्तेमाल किया गया मलेक्सिकम दवाई गिद्धों के लिए हानिकारक है, नहीं दोस्तों। देखिए मलेक्सिकम जो दवा है ना, ये क्या है, गिद्ध के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। डाइक्लोफेनेक खराब है, समझ में ना, डाइक्लोफेनेक हानिकारक होता है। तो यही आपका क्या दिया हुआ, गलती दिया हुआ है।
तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत में गिद्धों की सुरक्षा के लिए गिद्ध सुरक्षा जोन बनाया गया। जी हाँ, कई एरिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, वल्चर सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया। इसमें क्या किया जाता है, गिद्धों के लिए पार्क बनाया जाता है। समझिए क्या, एक पार्क बना दिया गया, यहाँ पर क्या है, गिद्ध रहता है। अब इसके अगल बगल एरिया को क्या बना दिया गया है, गिद्ध सेफ्टी जोन बना दिया गया। मतलब इस एरिया में कोई भी मनुष्य अपने जानवर के लिए जो दवाई प्रतिबंध उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति का जानवर मर जाता है ना, तो वहाँ पर जाएगा ऑफिशियल गवर्नमेंट का सरकारी अफसर, वहाँ जाएगा, वहाँ चेक करेगा इसको जानवर को। अगर जानवर वगैरह क्या होगा कि उसमें दवाई नहीं रहेगा, तो जानवर को खरीद करके यहाँ लेके चलेगा। किसान को भी फायदा हो गया जो पाले पोस रहेगा, और प्लस यहाँ गिद्ध को भी फायदा होगा, गिद्ध को दे दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या प्रोहिबिटेड इस तरह से किया गया है सेफ्टी जोन में। मतलब यहाँ पर कोई भी जो है हानिकारक दवाई जो मतलब जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यही है गिद्ध सेफ्टी जोन। अब आगे आते हैं, एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब काजीरंगा कहाँ पड़ता है, अगर इंडिया की तरह से मैप ड्रा करते हैं तो यह असम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, यह असम में क्या होता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। यहीं पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दोनों क्या एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। नागरहोल की बात करते हैं तो ये आपका नागरहोल कर्नाटक में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसको आप याद कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये क्या होता है, गंगा डॉल्फिन है। अभी कुछ देर पहले बताया था, गंगा डॉल्फिन है। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है, इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो इसको घोषित किया गया था दोस्तों 2009 में। कब घोषित किया गया था, 2009 में। अब देखिए क्या होता है, गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। यह क्या होता है ना कि गंगा और उसके सहायक नदियों में पाया जाता है। अगर यहाँ की बात करते हैं ना, समझिए इस यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, बंगाल खाड़ी वगैरह में थोड़ा सा पाया जाता है। लेकिन समझिए क्या आता है, जनरली क्या होता है, जो शुद्ध जल बोलते हैं, सॉरी, जो नमकीन जल होता है उसमें नहीं पाया जाता है। यह ताज़ा पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ताज़ा पानी पाया जाता है। और गंगा डॉल्फिन किसी नदी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, क्या है, सही है। तो ये याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए क्या है, भागलपुर में विक्रमशिला एक जगह है, सुल्तानपुर के आसपास में, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या है कि गंगा डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य कहाँ बना गया है, तो आपका वहाँ बनाया गया। लेकिन अगर रिसर्च सेंटर पूछेगा ना कि गंगा डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो रिसर्च सेंटर आपका पटना में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा। अगर अभ्यारण्य पूछेगा या सेंचुरी पूछेगा गंगा डॉल्फिन के लिए, तो विक्रमशिला भागलपुर में हो जाएगा। लेकिन अगर रिसर्च सेंटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। आगे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बोलता है कि कौन सा गैस मुख्य रूप से क्या है, जिम्मेवार है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, मुख्य रूप से जो जिम्मेवार गैस है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जितना भी इसमें आपको गैस दिखाई दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या मीथेन, सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। समझिए कि विश्व का भी एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, वैश्विक तापन से यह होता है कि देखिए विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ ग्लेशियर है, बर्फ है, क्या होगा, गर्मी से पिघलेगा। पिघलने के बाद क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने के बाद क्या होगा कि अगल बगल के एरिया में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये इसका खतरा है, ठीक ना। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सब गैस जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य रूप से कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। एक को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। एक को बोलते हैं मीथेन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला आता है। एक को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज़ रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाला गैस बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। एक को बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं, पर फ्लोरोकार्बन बोलते हैं। एक को बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं। समझ में, आप समझिएगा। सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल SF6 का होता है। बोले कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ देर पहले बोले थे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जिम्मेवार है। तो देखिए यहाँ पर समझना कंसेप्ट हो गया। देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल इसमें ज़्यादा नहीं है। पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, SF6 का, लेकिन ये भी कर नहीं रहा है। ये सिंपल सी बात करते हैं, दो बच्चा, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। तो देखिए पोटेंशियल ई बच्चा में ज़्यादा है बदमाशी करने का, लेकिन अभी चुप है। ये क्या, अभी चुप है,
लेकिन ये बच्चा में क्या है, पोटेंशियल कम है, लेकिन फिर भी क्या है, ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा संगत मिल जाएगा खराब, ना तो भी बदमाशी क्या करना शुरू कर देगा। तो यही समझिए क्या है कि अभी वर्तमान समय ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, लेकिन SF6 में ज़्यादा पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वायुमंडल में बहुत कम समय के लिए रहता है, थोड़ा सा अपना करेगा, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये SF6 जो है समझिए कि वर्षों वर्ष तक रहता है, 100 वर्ष भी अधिक समय तक रहता है। तो जो लंबा समय तक रहेगा ना, वो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसमें होगा। यही आपको समझना है, समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है SF6 का होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान की बात करते हैं। पता नहीं क्या ऐसे हो जा रहा है बार बार, जूमिंग में थोड़ा समस्या आ गया। हाँ, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। देखिए, पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन समझिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था PCS में कि अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, तो जो है पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या होता है, जो भी अभी आप हम कुछ देर पहले बोले हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करना है ना, और क्या करना, पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाना या विश्व का टेम्परेचर को बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो समझिए क्या है कि सन के जो रोशनी है उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा। इस कारण से क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा और यह -18 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उतना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से कितना है, 0.03% है ना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ज़्यादा कैसे हो जाएगा, तो हम लोग कोयला जला रहे हैं या और भी चीज़ जो कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह चलता है, उससे क्या निकलता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये समस्या वाली बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्बिडो क्या होता है। देखिए एल्बिडो क्या होता है, जैसे क्या है कि ये पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ क्या है, सन है। तो सन से जो लाइट यहाँ पर आता है ना, तो पूरा का पूरा लाइट पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता। कुछ क्या होता है कि इन्वायरमेंट ऊपर में ही क्या होता है, टकरा करके ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। मतलब जब सन का ऊर्जा जब पृथ्वी पर आता है तो कुछ लाइट क्या होता है, ऊपर टकरा कर चला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारा लेयर होता है, वहाँ से टकरा कर चला जाता है। इसी को पृथ्वी का एल्बिडो बोलते हैं। और पृथ्वी का एल्बिडो है तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लाइट आ जाएगा तो पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करेगा, ज़्यादा गर्म करेगा तो ज़्यादा फिर समस्या हो जाएगा। बर्फ वगैरह बर्फ पिघलेगा, तो बर्फ पिघलेगा तो फिर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा ना। तो इसलिए क्या है, पृथ्वी का एल्बिडो रहना क्या है, जरूरी है। तो समझिए कि अगर रोशनी पृथ्वी से आ रहा है ना, तो समझिए कि 30 क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ये है। अब वर्तमान समय में ये भी बात चल रहा है कि हम क्या करते हैं कि विश्व में टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर मिरर लगा देते हैं। क्या करते हैं, मिरर। आप जानते हैं कि दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, तो यहाँ टकराने के बाद चला जाएगा। इसके ऊपर काम मतलब बात चल रहा है, लेकिन अभी काम हो नहीं रहा है। तो यही पृथ्वी का एल्बिडो होता है। पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है कि जो सन से जो एनर्जी आ रहा है उस टकरा के क्या होता है, पृथ्वी का वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, उसी को पृथ्वी का एल्बिडो बोलते हैं। तब देखिए क्या होता है पृथ्वी का एल्बिडो, पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने के गुण है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सीजीएल मेंस में। समझिए एक कार्बन क्रेडिट होता क्या। जैसे मान लेते हैं कंपनी एक ए है, एक कंपनी क्या है, बी है। अब दोनों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कोई भी देश विकास कर रहा है ना, हम देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो क्या है कि एक देश ए है, एक देश क्या है, बी है। अब सब विकास कर रहा था, विकास करने के दौरान क्या है कि एनर्जी की जरूरत होता है। एनर्जी को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, कोयला वगैरह जलाया जा रहा है। अब क्या है कि कोयला वगैरह जलाने से क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या है कि कोयला या बोल सकते हैं कार्बन को उत्सर्जन को कम करने की बात की जा रही है, कार्बन को उत्सर्जन को कम किया जाए। तो देखिए क्या है, प्रत्येक देश या कंपनी को एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कि समझिए क्या है कि 1 यूनिट कार्बन आपको उत्सर्जित करना है। मतलब बोला गया क्या कि आपको देखिए क्या है, इसको 100 दे दिया गया कि 100 आपको उत्सर्जित करना है। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 100। इसको भी लगा कि आप मैक्सिमम कितना उत्सर्जित कर सकते हैं, 100 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्या है कि एक कंपनी क्या है, कोयला ना जलाकर दूसरे सोर्स से क्या एनर्जी पैदा किया है। और समझिए क्या है कि 100 यहाँ उत्पादन करना है, इसको दिया गया था टारगेट, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 50 ही क्या किया है, 50 ही। तो 15 इसके पास फायदा में है जी। तो 15 क्या कर सकता है, बेच सकता है किसी को। अब समझिए कि यहाँ बी था, बी क्या कि 100 टारगेट दिया गया था कि आप 100 टन का कोयला जला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया इसके द्वारा यह किया गया कि 115 कर लिया, 115 उत्पादन कर दिया। तब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 15 यूनिट ज़्यादा कर लिया ना, तो यहाँ ए से खरीदेगा, ए से क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है, एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1 टन में होता है, कितना होता है, 1000 kg होता है, 1000
केजी होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी में आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ एक कार्बन क्रेडिट किसके इक्वल होता है, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के। ऐसे क्रेडिट को क्या करते हैं, जब व्यापार करते हैं तो इसको कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं या कार्बन व्यापार बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे कम होता है, जबकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यही को अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो यहाँ आंसर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे अधिक किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है। देखिए अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है, ये होता है ये हो गया आपका सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, देखिए पहले इसको समझते हैं कि पीएच स्केल होता है। किसी भी लिक्विड का जो एसिडिटी और बेसिडिटी मापते हैं, अम्लीयता क्षारीयता को मापने के क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, है ना। इसका खोज सॉरेंस किया था। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ 0 रीडिंग रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, 14 रहेगा। अब समझना क्या, जिसका पीएच वैल्यू अगर 7 है उसको न्यूट्रल बोलते हैं या उदासीन विलयन बोलते हैं। जैसे अब वर्षा के जल की बात करते हैं तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है और वो क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगा, 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए वर्षा जल जब आ रहा है तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा औद्योगिक संस्थान वगैरह खोले हुए हैं, तो वहाँ से क्या होता है, धुआं वगैरह निकलता है, कार्बन का, सल्फर का ऑक्साइड वगैरह निकलता है। तो जब पानी पड़ेगा ना, तो पानी पड़ने का क्या होगा, पानी पड़ने के बाद क्या होगा कि पानी जब पड़ा तो उसका पीएच वैल्यू 7 था। अब क्या होगा, जैसे ही वायुमंडल में आएगा तो संपर्क में रिएक्शन करेगा और इसका पीएच वैल्यू 7 से घट करके मान लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, है ना, या 6.5 हो गया। तो ये क्या है कि पीएच वैल्यू 7 से कम गया ना, तो यही क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और यह जब किसी बिल्डिंग वगैरह पर गिरता उड़ता है तो क्या करता है, बिल्डिंग का कलर खराब करता है। जैसे ताजमहल का कलर खराब रहा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अम्ल वर्षा है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं अपने मानव रक्त की बात करते हैं तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो मानव रक्त क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए लॉजी शब्द जहाँ आएगा ना उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। बायोलॉजी, जीव जंतु का अध्ययन करना, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता कहाँ लगाया गया था। हाँ, ओजोन छिद्र जो है सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो देखिए ओजोन होल सबसे पहले खोजा गया था अंटार्कटिका में। और कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था आपका इंग्लैंड के वैज्ञानिकों द्वारा या ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये आप याद रखिए। समझिए क्या होता है ओजोन होल। देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है ना। और यहाँ पर क्या है, सन है। और बीच में क्या है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल को माना जाता है कि 0 से लेकर कितना है, 640 किलोमीटर तक। यह कई लेयर में बटा हुआ है। तो सबसे नीचे जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं 18 किलोमीटर तक की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षोमंडल। क्या बोलते हैं, क्षोमंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको मौसम संबंधित परिवर्तन दिखाई देता है यही मंडल में होता है। समझ में आ गया, आंधी तूफान वगैरह सब यही मंडल में आता है। उसके बाद यहाँ बोलते हैं 18 से लेकर के बोल सकते हैं 50 किलोमीटर के आसपास जो लेयर हो गया, इसको बोलते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसी में क्या होता है, ओजोन परत होता है। इसमें समझिए क्या होता है कि ओजोन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का अवरूप होता है। मतलब ऑक्सीजन, ओजोन बेसिकली एक गैस है। तो समझिए कि एक इस तरह से एक लेयर बना हुआ, इस तरह समझिए कि लेयर बना हुआ, इस तरह से बना हुआ है ना। अब क्या होगा कि सूर्य से जो रोशनी आता है ना, तो पराबैंगनी किरण इसमें होता है। क्या होता है, पराबैंगनी किरण होता है। तो सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट क्या होता है, खासकर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आना था। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा तो कोई भी जीव जंतु के शरीर पर पड़ेगा तो स्किन से संबंधित समस्या पैदा हो सकता है, या कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है, या स्किन को जला सकता है। तो वो ओजोन लेयर बचाता है। अब क्या हुआ कि बीच में ओजोन में एक छेद हो गया। जैसे एक वो लेयर था ना, इसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया। अब जब छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पराबैंगनी किरण नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो मनुष्य को हानि पहुंचाएगा। तो यही होल का सबसे पहला पता लगाया गया था, अंटार्कटिका में पता लगाया गया था। अब पता क्या चला, किसी कारण ओजोन में छिद्र हो रहा है। तो एक कंपाउंड है बेसिकली क्लोरीन। बोलिए क्लोरीन क्या करता है, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेवार है। मतलब एक क्लोरीन प्रॉपर्टी क्या होता है, कई सारे ओजोन को तोड़ सकता है। ओजोन का फॉर्मूला था O3 होता है। तो क्या होता है, एक क्लोरीन क्या कर सकता है, लाखों ओजोन को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। जब तोड़ देगा तो इसका लेयर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो याद रखिएगा। तो क्या होता है कि क्लोरीन निकलता कहाँ से, तो देखिए क्या होता है,
हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, उसमें इस्तेमाल होता है, तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो याद रखिए क्या होता है, इसी कारण क्या हो रहा है, ओजोन में छेद होता है। लेकिन समझिएगा, क्लोरीन गैस जो होता है ना, ओजोन में छेद कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ना, वो क्या करता है कि छेद नहीं कर सकता है। खाली फ्लोरीन इसमें क्या है, समझिए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये ओजोन में छेद नहीं करेगा। लेकिन अगर क्लोरोफ्लोरो, जहाँ क्लोरो है ना, तो ये छेद करेगा। तो समझिए क्या हुआ, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चूंकि ओजोन में छेद करता है, इस कारण से इसको बैन कर दिया गया कि इसको अब इस्तेमाल नहीं करना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करने की सलाह दिया गया। तब इसका इस्तेमाल इसी को किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस होता है, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेवार गैस होता है, और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो एक समस्या तो खत्म हो गया कि ओजोन क्षेत्र भर गया, लेकिन क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। तो एक समस्या नया पैदा हो गया। तो याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए इसको अंग्रेजी में पढ़िए। इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो देखिए इकोलॉजी क्या होता है, कोई जीव है, कोई जीव है, ऐसे चारों तरफ इन्वायरमेंट है ना। इन्वायरमेंट के चीज़ों के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो संबंध स्थापित करेगा ये जीव, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। मतलब कोई जीव है अपने इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध स्थापित करेगा उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बकरी है, इधर पानी है, इधर घास है, तो प्यास लगेगा तो पानी पिएगा, भूख लगेगा तो घास खाएगा, तो संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं अध्ययन, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं या पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक होता है, पर्यावरण का जैविक घटक होता है। एक मिनट, हाँ, समझिए क्या, एक जीव है, जीव के चारों तरफ जो आवरण है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका पर्यावरण बोलते हैं, है ना। देखिए जब स्टडी करेंगे ना, या संबंध के ना, जीव का पर्यावरण का साथ संबंध का स्टडी करेंगे तो उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। लेकिन सिंपल जीव के चारों तरफ जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो देखिए मान लेते हैं आपके चारों तरफ भी अलग अलग चीज़ दिखाई देगा, कुछ मोबाइल दिखाई देगा, कुछ आदमी दिखाई देगा, कुछ जानवर दिखाई देगा, कोई पुस्तक दिखाई देगा। तो देखिए एक में जी जान है, एक में जान नहीं है, पुस्तक में जान नहीं है, तो निर्जीव हो गया, ठीक ना। तो जो निर्जीव होता है उसको अजैविक घटक बोलते हैं, और जो सजीव होता है उसको जैविक घटक बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अजैविक घटक का उदाहरण कौन है, तो समझिएगा, हवा की बात करते हैं, जैविक घटक बोलता है ना हवा के, तो हवा क्या हो जाए, अजैविक घटक, इसमें जान नहीं है। पानी में जान नहीं है तो अजैविक घटक हो गया, है ना। मिट्टी में भी जान नहीं है तो क्या हो गया, अजैविक घटक। लेकिन जंगल की बात करते हैं, जंगल क्या होता है, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में तो जान होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैविक घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, जैविक को बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक को बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इसको आप याद कीजिएगा। अगला बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सी भूमिका निभाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सी भूमिका निभाता है, बड़ा समस्या आज हो रहा है इसको। समझिए क्या बोला कि फूड चेन में मानव कौन सा भूमिका निभाता है। फूड चेन का मतलब क्या, कि एक को दूसरा खा रहा है, मतलब इसको ही खा रहा है, इसको ही खा रहा है, इसको ही खा रहा है ना, इसी को फूड चेन बोलते हैं। समझिए क्या, जैसे मान लीजिए पौधा हो गया, क्या हो गया, पौधा, पौधा का मान लीजिए यहाँ बकरी खा गया, है ना, बकरी को कोई और खा गया, इसको कोई और खा गया, इसको कोई और खा गया, तो इसी को फूड चेन बोलते हैं। तो बोलता है मानव क्या होता है, तो देखिए मानव क्या होता है, देखिए पेड़ पौधा ही सिर्फ क्या करता है, अपना भोजन बनाता था। जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक, उत्पादक, इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर, अंग्रेजी में प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब बाकी सब वो खाता है, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, सब इसको खाता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या किस श्रेणी में आएगा, तो मनुष्य आ जाएगा आपका कंज्यूमर के श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम को मिलन क्षेत्र क्या बोलते हैं। देखिए दो अलग अलग के तरह के इकोसिस्टम जहाँ मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं आपका, तो उसको बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। जैसे समझिएगा, जैसे मान लें इधर से नदी है, इधर से क्या है, नदी आया, इधर से नदी, इधर क्या है, बंगाल खाड़ी से। इंडिया का मैप ड्रा करते हैं, थोड़ा रुकिए। समझिए, इधर से नदी आया, गंगा नदी, इधर मान लीजिए बंगाल खाड़ी है ना। तो समझिए बंगाल खाड़ी, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर क्या है, नदी है। ये दोनों अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो मिल गया, यहाँ पर सुंदरबन, जहाँ पर डेल्टा बना, तो ये समझिए एक तरह क्या इकोटोन है। क्या हो गया, इकोटोन हो गया। मतलब जहाँ पर दो तरह के इकोसिस्टम मिलता है उसको इकोटोन बोलते हैं। ये समझिए कि एक गाँव है, एक शहर है, एक लोकल मार्केट है, तो दोनों जगह जहाँ मिला ना, इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया इकोटोन क्या होता है। उस तरह से मान लेते कि एक ट्रेन इधर से आया, एक ट्रेन इधर से आया, यहाँ पर मिल गया तो जंक्शन बोलते हैं ना। तो समझिए कि दो जगह के आके मिल रहा है, इसी को बोलते हैं इको टोन पर्यावरण की भाषा में। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। बोलता है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, क्या करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है।
पेड़ पौधा लगाएंगे तो पेड़ पौधा लगाने से तो पर्यावरण और अच्छा बनेगा, तो मतलब इसे तो नहीं बिगड़ सकता है। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है देखिए, मतलब कहीं बंजर ज़मीन है तो वहाँ पर पेड़ लगवा दीजिए, समाज के लोगों को, मतलब समाज के लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वहाँ पेड़ लगाइए, या पेड़ पौधा का ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। समाज को, मतलब समाज के लोगों को बोलिए कि आप क्या कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, उसको मैनेजमेंट वगैरह कीजिए, उसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट। तो ये भी अच्छा चीज़ है। लेकिन ट्री को कट कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ को काटेंगे तो खराब चीज़ ना है जी, तो इससे पारिस्थितिक संतुलन क्या आ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, समझिएगा। ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। पृथ्वी के बीचे बीच जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं। आप समझिए क्या, यहाँ पर सन है, तो सन के लाइट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से, तो समझिएगा इस एरिया तक, मतलब विषुवत रेखा के आसपास तक एरिया तक क्या होगा, सन का लाइट अधिक रहेगा। और सन का लाइट अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, और जब गर्मी ज़्यादा होगा तो पानी वगैरह समुद्र में जो पानी वगैरह ऊपर उड़ करके ऊपर जाएगा, और उसके बाद ठंडाएगा तो फिर बरसात भी होगा, मतलब धूप भी ज़्यादा है, बरसात भी ज़्यादा। तो ऐसे एरिया में जीव जंतु की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, ठीक ना। तो जैव विविधता का सिंपल मीनिंग होता है जीवों की विविधता, मतलब कौन सा एरिया में जीव अलग अलग प्रकार के पाया जा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। तो विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया का इलाका की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, मतलब कि इक्वेटोरियल जो रीजन है, विषुवतीय क्षेत्र है, इसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। और खास करके अगर कोई लोकेशन बोलेगा तो यहाँ ब्राज़ील में अमेजन जंगल है, ठीक ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता बहुत ही अधिक पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इक्वेटर से अगर जैसे से ऊपर जाइएगा ना, तो ऐसे से क्या होगा, ठंडा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो ठंडा बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, ठंडा में क्या होता है, जैव विविधता कमते जाता है। तो मतलब ऊपर जाएगा तो जैव विविधता घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, नीचे भी जाएगा तो जैव विविधता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर यहाँ पर ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव पर जैव विविधता क्या होगा, बिल्कुल घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। अब ऐसा हो जाता है कि ध्रुव पर कोई जंतु पाया ही नहीं जाता है, मतलब यहाँ पर कोई भी बायोम नहीं पाया जाएगा, समझ आ गया। तो इस एरिया में क्या होगा, जैव विविधता अधिक पाया जाएगा विषुवत रेखा के आसपास। और ऊपर जाइएगा ध्रुव की ओर, या नीचे जाइएगा ध्रुव की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैव विविधता घट जाएगा। समझ में आ गया। तो जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो विषुवत रेखा वाला स्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इको मार्क किस तरह के उत्पाद से संबंधित है, तो देखिए इको मार्क जो है, पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद होता है ना, उस पर इको मार्क लगता है। जैसे गहना आप लोग खरीदते हैं सोना वगैरह का शादी ब्याह में, तो उसमें हॉल मार्क लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होता है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है, वैसे प्रोडक्ट पर क्या होता है, इको मार्क लगाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन है, सतत विकास शब्द कहाँ से आया, तो देखिए यह आया है ब्रूटलैंड कमीशन से। क्या कहाँ से आया, ब्रूटलैंड कमीशन से, ठीक ना। 1983 के आसपास में क्या हुआ कि ब्रूटलैंड में एक कमीशन बनाया गया, और उसी के तहत क्या है, सतत विकास, या इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। समझिए, हम लोग जो विकास की प्रक्रिया अपना रहे हैं उससे बहुत तरह की समस्या पैदा हो गया है। हमारा संसाधन भी घटते जा रहा है, साथ ही बहुत तरह का प्रदूषण हो रहा है, बहुत तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये विकास क्या है, सस्टेनेबल नहीं है, लंबा समय तक टिक नहीं सकता, इसी को बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या है, हमको विकास की ऐसी प्रक्रिया अपनाना है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करे, साथ ही क्या है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सके, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या वर्तमान जो डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट श्रेणी में नहीं आता। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, इस एरिया में पानी है, तो क्या है, कई एरिया में आप आज के डेट में देखते हो कि आज से 10 साल पहले वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान समय क्या है, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं, अगर है भी तो प्रदूषित पानी हो गया, तो पीने लायक है नहीं, मतलब कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। आने वाला अपना खानदान, मतलब आप आने वाला बोल सकते हैं संतान के लिए आप पानी वहाँ रहने दिए नहीं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। एक बार फिर से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही क्या है कि संसाधन भविष्य के लिए भी बचा रह सके, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यह है ब्रूटलैंड कमीशन से। यहाँ ब्रूटलैंड कमीशन का थीम भी पूछता है कि इसका थीम क्या था, तो था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश में कुल कितने क्षेत्रफल में कम से कम वन होना चाहिए। देखिए, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है ना, तो मान के चलिए कि 33% के आसपास, मतलब 1/3 क्षेत्र पर वन होना चाहिए। 1/3 क्षेत्र पर अगर वन रहेगा तो ये पृथ्वी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितना एरिया में वन है, तो देखिए अगर देखा जाए ना, तो 21%, 21.5 बोल सकते हैं, 21 पॉइंट ऐसे शायद लगता है कि 5-6 होता है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 21.5 इतना तक ध्यान है, ठीक ना। तो 21.5% पर क्या है कि आपका यहाँ पर वन पाया जाता है, ट्री कवर यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका वन फॉरेस्ट पाया जाता है, फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन कई बुक में आपको ये भी दिखाई देगा कि लिखा रहता है 24 पॉइंट लगता है 67,
24.6 के आसपास रहता है, लिखा हुआ रहता है कि ये आपका पूरा 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए क्या होता है। ये जो 21.5% जो है, ये क्या होता है सरकार के आंकड़ा के अनुसार सब जंगल वगैरह है। बाकी क्या होता है कम जमीन पर भी कुछ लोग जंगल लगाए हुए रहते हैं, तो उसको भी काउंट कर लिया जाता है, तो उससे देखा जाता है 24.6 होता है। तो मान के चलता है कि 24.5% पर हमारे यहाँ है आपका जंगल है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो समझिएगा ये आपका मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से देखेंगे ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। लेकिन अगर यही परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा कि परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा वन कहाँ है, तो यहाँ पर मिजोरम है। तो मिजोरम में क्या होता है सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश, अब परसेंटेज के हिसाब से आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, भारत में कार्बनिक खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो देखिए यह आपका सिक्किम है, और सिक्किम को कार्बनिक खेती के लिए पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा ना, या क्या बोल सकते हैं कि कार्बनिक खेती ना, तो वहाँ पर सिक्किम आपका आंसर हो जाए, कुछ हो रहा है सिक्किम आंसर मार दीजिए। कार्बनिक खेती होता है क्या, देखिए जैसे क्या हुआ समझिए, इसको बैकग्राउंड समझिए तो आपको याद करना आसान होगा। समझिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे पास क्या था, खाने के दाने पड़े हुए थे, मतलब खाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं था। तो बाद में क्या आया कि हम लोग उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल किए, है ना, और कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल किए, और उससे क्या है कि हमारे यहाँ हरित क्रांति आया। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में आया था, 66 के आसपास में आया था, ठीक ना। तो हरित क्रांति के कारण क्या, कि उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। और खास करके देखिए देश का जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा ना पश्चिमी हिस्सा ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, थोड़ा सा राजस्थान का कुछ इलाका हो गया, तो यहाँ पर हरित क्रांति बहुत तेजी के साथ फला फूला और बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादन हुआ। खास करके गेहूँ, पूछा कि हरित क्रांति के प्रभाव से ज़्यादा कहाँ पड़ा, था गेहूँ पड़ा, उसके बाद कहाँ पड़ा, तो आपका चावल पड़ा। लेकिन क्या उसके बाद क्या हुआ कि पर्यावरण संबंध बहुत तरह की समस्या भी पैदा हो गया। अब क्या हो कि वाटर का टेबल नीचे चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंचाई किया गया, तो पानी का लेवल नीचे चला गया। साथ ही क्या कि फूड चेन में क्या हो गया कि आपका समझिए कि उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करें, तो समझिए कि भोजन भी साख्त हो गया, भोजन खराब हो गया, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब हम इस जो उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करें उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या करना है कि सबको तैयार करके नई तरह से खेती करना है, ताकि सस्टेनेबल हो सके। सस्टेनेबल नहीं रहा है तो खराब चल गया ना। तब क्या बोला कि हमको क्या करना है कि जो जानवर का बोल सकते हैं कि गोबर वगैरह होता है उसका खेती में इस्तेमाल करना। बेसिकली जो रासायनिक उर्वरक होता है ना, रासायनिक उर्वरक ना, उसका कम से कम प्रयोग करना है, या न के बराबर प्रयोग करना है, उसी को बोलते हैं आपका कार्बनिक खेती बोलते हैं, समझ में। लेकिन कार्बनिक खेती क्या होता है कि शुरू में उत्पादकता कम रहता है और थोड़ा सा प्रोडक्ट भी महंगा मिलता है, इस कारण से कार्बनिक खेती को लोग ज़्यादा मुड़ते नहीं है। तो इसको आप याद रख रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कार्बनिक खेती क्या होता है, बहुत ही बेहतर चीज़ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। देखिए झूम कृषि जो होता है भारत के उत्तर पूर्वी भारत में किया, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो सेवन सिस्टर होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, पूरा सातों राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय जो हो गया ना, इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य या उत्तर पूर्वी राज्य या सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर झूम कृषि किया जाता है। झूम कृषि होता क्या है, देखिए इसका और अलग अलग नाम समझिए क्या होता है। ये कोई एरिया, इसी को यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये समझिए कोई एरिया है, एरिया में जंगल है, तो जंगल को क्या किया, काट दिया, जंगल को काट दिए, जला दिए, ठीक ना। तो जंगल है काटे, तो देखिए काटे और उसके बाद जंगल को जलाएं, तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, मतलब काटो और जलाओ खेती। अब यहाँ पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, मतलब इसको जंगल को काट के खेती करेंगे। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद जमीन 2-3 साल 4-5 साल के बाद क्या होता है कि अनुत्पादक हो जाएगा, मतलब उपजाऊ नहीं रहेगा। तो इसको छोड़ करके फिर यहाँ आएंगे, एरिया में क्या करेंगे, पेड़ पौधा काटेंगे, उसको जलाएंगे, फिर से खेती करेंगे। उस तरह से ये प्रक्रिया अलग अलग जगह पर करते रहेंगे। सो इसी को बोलते हैं झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि, या इसी को शिफ्टिंग कृषि बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि। अभी यहाँ खेती करें, फिर यहाँ चल जाएंगे, फिर यहाँ कर चल जाएंगे। तो देखिए 3 नाम हो गया, झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या केवल स्लैश एंड बर्न हो गया, मतलब जलाओ और क्या बोले, काटो और जलाओ बोल दिए। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, सब एक ही नाम है ना। तो यह पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है कि नहीं, नहीं बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि देखिए हम जंगल को काट रहे हैं, तो अनुकूल कहाँ से हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्य में किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिपादप के बारे में क्या सही है, इसको बोलते हैं ईपीफाइट्स के बारे में क्या सही। ईपीफाइट्स समझिए क्या होता है। जैसे आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पेड़ पौधा होता है, या कहीं देखते हो पेड़ पौधा, मतलब क्या होता है, एक पेड़ के ऊपर क्या होता है, पेड़ जम जाता है ना, इसी को बोलते हैं ईपीफाइट। तो यह पेड़ के ऊपर पेड़ जो जम जाता है, तो यह क्या देखते हैं, नहीं होता कि बर के ऊपर आम के पेड़ जमल है, तो यह क्या होता है कि भोजन यह खुद बनाता है, यह सिर्फ सहारे के लिए इस पेड़ के ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। और एपीफाइट्स पौधे की बात करते हैं ना, तो विषुवत रेखा के आसपास वाले इलाका में क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। खासकर अमेजन का जो जंगल होता है ना, वहाँ पर एपीफाइट्स बहुत ज़्यादा अधिक पाया जाता है। अब बनाने का प्रयास करते हैं। अधिपादप जो भोजन अधिपादप होता है, मतलब एपीफाइट्स होता है, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है नहीं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है।
ई खुद भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है। यह समानता अधिक वर्षा वाला स्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा में अधिक वर्षा होता है तो वहाँ पर पाया जाता है, तो सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया आपका, गलती। ऑप्शन नंबर ये गलती होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही डील करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।